गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम एक ऐसे केस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके गर्दन के पीछे सफ़ेद दाग थे, उसके सीने पे और पेट पे सफ़ेद दाग थे और पीठ पे सफ़ेद दाग थे। इस वीडियो से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत ही उपयोगी होगी आपके लिए। इसको कृपया पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें। ये लगभग 15 साल से थे। तो इसको चर्चा करने का कारण यह है कि ये सफ़ेद दाग अलग अलग बीमारियों की वजह से होते हैं और जिनका इलाज भी अलग अलग होता है। कई बार व्यक्ति खुद ही इलाज करने लगता है, मरीज खुद इलाज करने लगता है या किसी ऐसे चिकित्सक के पास जाता है जो योग्य नहीं होते या जो बीमारी को जिनके पास पहचानने की क्षमता नहीं होती है। तो इस केस को चर्चा करने का मतलब ये है कि आप इस केस से सीखें। यदि आपके शरीर पर ऐसे दाग हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, या किसी रिश्तेदार के या किसी मित्र के सफ़ेद दाग हैं शरीर पे तो आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलेगी कि सफ़ेद दाग किन किन बीमारियों में होते हैं और कैसे पहचान होगी कि कौन सफ़ेद दाग किस बीमारी की वजह से है, उस बीमारी की पहचान कैसे होगी। तो आज हम इस केस को डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास एक केस आया जिसकी उम्र लगभग 56 साल की थी और जून 2025 में आया, जिसके गर्दन पे देखने से पता चला कि सफ़ेद सफ़ेद दाग हैं और इसका हम आपको पिक्चर दिखाते हैं। तो जो ये पेशेंट देख रहे हैं, इस पेशेंट की उम्र जो है वो 56 साल की थी और इसके गर्दन के पीछे, इस चित्र में आप देखिए, इसके गर्दन के पीछे किस प्रकार से ये सफ़ेद दाग हैं, ये वाले। ठीक है, ये सब सफ़ेद दाग हैं इसके, ये बहुत सारे सफ़ेद दाग हैं। जब इस मरीज को हमने देखा तो इसके पीठ पर और पेट पर, सीने पर सफ़ेद दाग थे। सो देयर वाज मल्टीपल वाइट स्पॉट ऑन बैक ऑफ द नेक सिंस लास्ट 15 ईयर्स। और ये जो सफ़ेद दाग थे इसके सही में 15 सालों से थे। विच वर एसिम्प्टोमेटिक एंड नॉन इची, यानी जो जिनमें कोई लक्षण नहीं था, जिनमें खुजली भी नहीं थी। लीजन स्लोली इंक्रीज इन साइज एंड नंबर्स। और ये जो सफ़ेद दाग हैं पिछले 15 सालों से उसने कई जगह इलाज कराया, थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ और संख्या में ये लगातार बढ़ रहे थे। पेशेंट हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। जब पेशेंट से पूछा गया कि भाई तुम्हें शुगर की बीमारी है या नहीं है, या तुम्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है या नहीं, तो उसने मना किया। ही टुक ट्रीटमेंट with advice of medical store salesperson so many times. The effect of treatment was, क्या इफेक्ट था? He improved partially with recurrence each time. यानी उस व्यक्ति ने बताया कि कई बार वो मेडिकल स्टोर पे गया, मेडिकल स्टोर पे जो उसने दवा बेचता है उससे दवा ली और थोड़ा बहुत फायदा हुआ और हर बार में उसके ये दोबारा से हो गई। यानी कई बार मेडिकल स्टोर पे गया, मेडिकल स्टोर वाले से कहा मेरे सफ़ेद दाग हैं, उसने अपनी मर्जी से दवा दे दी, दवा खाई, थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ और हर बार दोबारा से हुआ। तो यहाँ ये पेशेंट ने गलती की कि मेडिकल स्टोर वाले के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले का काम दवा बेचना होता है। उसे बीमारियों के बारे में पता नहीं है कि कौन सी बीमारी की पहचान कैसे होती है और किस लक्षण कौन सी बीमारी में होता है। तो वो आपको सुनी सुनाई बातों के आधार पे या डॉक्टरों के पर्चे से जो उसने सीखा उस आधार पर दवा दे देता है। तो ये मरीज ने गलती की। तो इस केस को प्रेजेंट करने का मतलब यही है कि जो गलती इस मरीज के द्वारा की गई और जिसकी वजह से 15 सालों से इलाज करा रहा था और ठीक नहीं हुआ, तो ऐसी गलती ना करें। आप इलाज करने के लिए डॉक्टर्स बने हैं, जो भारत सरकार के नियम है उसके अनुसार वो पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको नॉलेज होती है कि कौन सी बीमारी की डायग्नोसिस करना उनको आता है और उनको ट्रीटमेंट करना आता है। तो इस प्रकार का जो प्रचलन हमारे भारत में है कि मेडिकल स्टोर वालों के पास जाना और उनको बीमारी दिखाना, दवा लेना, ये गलत है। इससे मरीजों का नुकसान, अपना ही वो नुकसान करते हैं। तो मेरी राय तो ये है कि आपको कोई भी बीमारी हो, आप आप उचित चिकित्सक के पास जाइए और उसका इलाज कराइए। अपने आप से इलाज करने की कोशिश ना करें, किसी मेडिकल वाले की परामर्श से इलाज करने की कोशिश ना करें। अब आगे देखते हैं इस मरीज में क्या हुआ।
He also took treatment from many BMS and homeopathic doctors. तो BMS डॉक्टर्स वो होते हैं जो आयुर्वेद के होते हैं, और होम्योपैथिक डॉक्टर्स अपनी होम्योपैथी की ट्रीटमेंट करते हैं। उनसे भी ट्रीटमेंट कराया, लेकिन इनको फायदा नहीं हुआ। ही आल्सो कंसल्टेड बंगाली डॉक्टर्स। बंगाली डॉक्टर्स वो होते हैं जिनके पास कोई मेडिकल की डिग्री नहीं होती है और अपनी मर्जी से ही क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं और सुना सुनाया इलाज करते हैं। बट ईच एंड एवरी टाइम देयर वाज पार्शियल इंप्रूवमेंट विद रिकरेंस। Who give steroid injection, dexamethasone and injection Avil. As a result, patient developed generalized swelling, whole body and acne-prone eruption at face and body. तो वो ये बंगाली डॉक्टर के पास गया, उसने इनको स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया, डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन का इंजेक्शन लगाया, एविल का इंजेक्शन लगाया। उन्होंने सोचा कोई एलर्जी हो गई है, उस वजह से इंजेक्शन लगाया। लेकिन उसे क्या हुआ, इस दवा से उसकी पूरी बॉडी में बार बार जो उसके स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाए गए, तो बीमारी तो थोड़ी दबती थी, बार बार इंजेक्शन लगाने से उसकी पूरी शरीर में स्वेलिंग आ गई। और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये छोटे 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 से दाने सॉलिड जो राउंडेड हैं ऊपर से, ये डेवलप हो गए। इसे हम एक्ने फॉर्म इरप्शन कहते हैं। तो इसके फेस पे पूरी बॉडी में डेवलप हो गए और फेस इसका मून शेप्ड हो गया, यानी गोल हो गया चेहरा। क्यों क्यों गोल हो गया? क्योंकि जब उसके स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाए गए, तो स्टेरॉइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है बॉडी के अंदर, यानी शरीर में उस नमक और पानी को इकट्ठा करता है, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है। तो ऐसा ही इस मरीज के साथ हुआ, इसके शरीर में सूजन आ गई और ये दाने हो गए। तो ये गलत इलाज किया गया। भाई गलत, अगर बिना डिग्री वालों के पास जाओगे, गलत इलाज होगा, नुकसान होगा, और इसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा होगा, क्योंकि स्टेरॉइड देने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। ये तो सौभाग्यशाली साथ कि इसे कोई और बीमारी नहीं हुई, वरना स्टेरॉइड देने से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। तो बार बार स्टेरॉइड इंजेक्शन बंगाली डॉक्टर के द्वारा दिए गए, एविल का इंजेक्शन दिया गया, उससे इस प्रकार के दाने, जिसे एक्ने फॉर्म इरप्शन कहते हैं, इस मरीज के शरीर पर हो गए। पेशेंट आल्सो कंसल्टेड MD डर्मेटोलॉजिस्ट, बट he told long treatment of 2 months and patient took treatment from that MD dermatologist. Lesions disappeared completely in 1 month. Hence, इसके बाद क्या हुआ कि hence patient did not consult it again the dermatologist and he thought to be cured. Hence he discontinued the treatment without taking opinion of treating doctor. ये मरीज MD डर्मेटोलॉजिस्ट, जो वास्तव में डॉक्टर होते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, जिसको जो कि स्किन की डिजीज जो है और ट्रीटमेंट करने के अथोराइज्ड डॉक्टर हैं, उनके पास गया। इसने सही डिसीजन लिया, पहले ही जाना चाहिए था। तो उस डॉक्टर ने 2 महीने का ट्रीटमेंट बताया। अब 1 महीना ट्रीटमेंट लेने के बाद इस मरीज ने ट्रीटमेंट बंद कर दिया, क्योंकि इसके जो लीजन्स थे, जो सफ़ेद दाग थे, वो खत्म हो गए। तो इसने सोचा हम ठीक हो गए, इस वजह से इसने उस ट्रीटिंग डॉक्टर यानी MD डर्मेटोलॉजिस्ट की बात नहीं मानी और अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट बंद कर दिया। तो ये मरीज के द्वारा की गई दूसरी गलती है कि उसने एक डॉक्टर मिला, लेकिन उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया, अपनी मर्जी से इलाज बंद कर दिया। और सच में यही एक बहुत बड़ा कारण होता है बीमारी के बार बार होने का, बीमारी का स्थायी रूप से ठीक ना होने का, क्योंकि मरीज जो है वो अपनी मर्जी का करते हैं। डॉक्टर ने क्या कहा, उन्हें लगता है कि डॉक्टर तो ऐसे ही लंबे समय के लिए बुलाते रहते हैं और उनका उद्देश्य फीस लेना या अननेसेसरी ट्रीटमेंट करना होता है, अपने डॉक्टरों पर भरोसा नहीं करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जिस डॉक्टर से भी इलाज करा रहे हो, पहली बात तो आप योग डॉक्टर से इलाज कराइए। दूसरी बात, जिस डॉक्टर से इलाज करा रहे हो उसने जो आपको डायरेक्शन दिया है, जैसे दवा लेने का कि दवा ऐसे खानी है और इतने दिनों तक खानी है, तब यदि आप डॉक्टर की बात मानेंगे तो आपकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक होगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो जब पेशेंट अपनी मनमानी करता है तो उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है और इसकी जिम्मेदारी मरीज की ही होती है, इसका नुकसान मरीज को ही होता है। दूसरा, पेशेंट वाज नॉन स्मोकर, वॉट टेकिंग गुटखा
10 to 15 पर डे। ये जो पेशेंट था, मरीज था, ये सिगरेट बीड़ी नहीं पीता था, लेकिन गुटखा खाता था 10 से 15 दिन में एक बार। तो यहाँ ये बात आपको समझनी होगी, गुटखा एक ऐसी चीज़ है जिसमें लेड मिलाया जाता है, और लेड क्या करता है कि आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, मुंह के अंदर की जो झिल्ली है, जो मुंह के अंदर की, उसको क्या करता है, छील देता है, जिससे कि तम्बाकू खून में आसानी से चले जाए। तो बहुत सारे व्यक्तियों का कैंसर हो चुका है। तो गुटखा खाना जो ये मरीज गलती कर रहा था, मरीज क्या, बहुत सारे लोग गुटखा खाते हैं और मुंह में खोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि इसमें कितने बैक्टीरिया होंगे, ये कितना नुकसान देगा देगा। उनसे अगर कोई समझाए भी तुम्हें कैंसर हो जाएगा मत खाओ, तो मानते नहीं। अब अगर गुटखा खाने से कैंसर होता है तो क्या होता है कि इसमें जितना पैसा जमा किया है, आपका सारा पैसा खर्च हो जाता है। घर वाले आपको मरने नहीं देते हैं, वो आपका इलाज कराएंगे। किसी भी सरकारी अस्पताल में इसका अच्छा इलाज नहीं है। इलाज के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है। वहाँ आपका पैसा जितना भी ज़िंदगी में कमाया सब खर्च हो जाता है, और बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। तो जो मरीज ये गलती कर रहा था, गुटखा खा रहा था, गुटखा खरीदने में भी पैसा खर्च होता है, गुटखा से एक भी फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं, जैसा कि ये मरीज कर रहा था। तो मेरी सलाह ये है कि गुटखा ना खाएं। ये एक स्वास्थ्य की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। और मेरे जानने वाले कम से कम 10-15 लोग गुटखा खाने वाले तो मर चुके, उन्हें कैंसर हो गया। बहुत बड़े बड़े लोग थे, बहुत इलाज कराए, लेकिन बचे नहीं। जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, कृपया करके किसी प्रकार का नशा, गुटखा, बीड़ी, बीड़ी, सिगरेट ना पिए। तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा। दूसरा, ही आल्सो he also have recurrent episode of itching in genital area with cardi deposit from last 3 to 5 years। उसका जो लिंक था, जेनेटल एरिया था, उसमें उसको बार बार ईचिंग होती थी, और उसमें जो दही जैसा होता है, कार्डी डिपॉजिट्स, यानी दही जैसा जम जाता था उसमें। तो ये उसको 3 और 5 साल से हो रहा था। तो जितने डॉक्टरों के पास गया, किसी ने भी उसकी ब्लड शुगर टेस्ट नहीं कराई, क्योंकि ऐसा जब किसी को बार बार होता है तो इसका सीधा सा मतलब है, या तो उसकी इम्यूनिटी कम है, और या फिर उसको HIV का इन्फेक्शन है। इम्यूनिटी कम डायबिटीज में होती है, सबसे बहुत कॉमन काज है इम्यूनिटी कम होने का डायबिटीज, और HIV इन्फेक्शन इम्यूनिटी कम होने का दूसरा काज है। इम्यूनिटी कम होने के और भी कारण होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है जिसकी कीमोथेरेपी चल रही है, तो कीमोथेरेपी जो है वो इम्यूनोसप्रेसेंट होती है, यानी इम्यूनिटी को कम कर देती है। सो जिस पेशेंट की इम्यूनिटी कम होगी किसी भी वजह से, चाहे वो न्यूट्रिशनली वीक हो, चाहे किसी क्रोनिक डिजीज रहा हो उसको लंबे समय तक, और क्रोनिक डिजीज होने की वजह से उसकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से कम हो सकती है, उसमें HIV एड्स हो तब कम हो सकती है, डायबिटीज हो तब कम हो सकती है। तो इसको भी देखना चाहिए था। देयर वॉज नो इफेक्ट ऑफ सनलाइट और सुन्नापन और न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। जब उस मरीजों के ये सफ़ेद दाग को देखा गया, तो उस पे जैसे कोई कोई सफ़ेद दाग, कोई कोई दाग होते हैं जो धूप में जाने से जिसमें खुजली बढ़ जाती है। तो उससे पूछा, भाई तुम धूप में जाते हो तो खुजली बढ़ती है कि नहीं? तो खुजली नहीं पड़ती थी उसमें, सनलाइट का कोई इफेक्ट नहीं था। ना ही उसका जब टेस्ट किया गया तो उसमें कोई सुन्नापन भी नहीं था। एंड पेशेंट वाज रॉन्गली डायग्नोज्ड एज ए vitiligo एंड वाज टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम ए डॉक्टर हैविंग नो डिग्री। तो जब इस पेशेंट ने उस डॉक्टर से ट्रीटमेंट छोड़ दिया जो MD डॉक्टर था, जिसने सही ट्रीटमेंट किया, उसको छोड़ने के बाद ये किसी दूसरे डॉक्टर के पास गया जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी, तो उसने इसको सफ़ेद दाग समझा, विटिलाइगो। विटिलाइगो एक ऐसी बीमारी जिसमें सफ़ेद दाग होते हैं, और जो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी हमारे शरीर में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो हमारी रंग बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं, यानी मेलेनोसाइट्स को नष्ट कर देती हैं। तो उसे हम विटिलाइगो कहते हैं। तो विटिलाइगो सफ़ेद दाग होने का एक कारण है। सफ़ेद दाग होने के कई कारण हैं, कई बीमारियां, जिनमें से एक विटिलाइगो है। तो उस डॉक्टर ने उसे विटिलाइगो यानी सफ़ेद दाग समझा,
और उसने उसका गलत इलाज किया। अब इस पेशेंट का एग्जामिनेशन किया गया, पेशेंट को इवेल्युएट किया गया। तो इवेल्यूशन ऑफ पेशेंट, इसमें क्या मिला? ऑन एग्जामिनेशन ऑल वाइटल्स सच एज पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर वाज फाउंड नॉर्मल। इस मरीज के जितने भी वाइटल्स, जिसे हम कहेंगे नाड़ी की गति, सांस की गति, ब्लड प्रेशर, ये सब सामान्य थे। दूसरा, नो इडेमा और स्वेलिंग, इसके शरीर में कोई सूजन नहीं थी, कोई इडेमा नहीं था। नो पैलर, और पैलर होती है शरीर का जो पीलापन होता है उसे पैलर कहते हैं। जैसे हमारी जो आँख है, इसमें नीचे की पलक है, अंदर से देखें तो ये हमें सफ़ेद दिखाई देगी, इसको हम पैलर कहते हैं। और हमारी ये जो पामर क्रीज हैं, ये हथेली में, ये अगर सफ़ेद हो जाए तो इसे हम पैलर कहते हैं। जब पीलिया होता है तो पीलापन हो जाता है, आँखों की जो बल्बर कंजंक्टिवा है वो पीलापन हो जाता है। नो इडेमा, स्वेलिंग, नो पैलर, नो इक्टेरस एंड चेस्ट बाइलेटरल क्लियर। और चेस्ट पे जब स्टेथोस्कोप से देखा गया तो कोई भी एब नॉर्मल साउंड नहीं मिली, उसकी हार्ट साउंड नॉर्मल थी, और उसका पेट परीक्षण पे सामान पाया गया। ऑन कुटिनियस एग्जामिनेशन, जब उसकी त्वचा का परीक्षण किया गया तो क्या मिला? मल्टीपल हाइपोपिगमेंटेड मैकुलर लीजन्स विथ फाइन स्केलिंग प्रेजेंट ओवर बैक ऑफ नेक प्लस बैक ऑफ ट्रंक एंड चेस्ट एंड एब्डोमेन, विच पेशेंट नॉट टोल्ड। तो पेशेंट तो आया था कि मेरे गर्दन के पीछे सफ़ेद दाग है, लेकिन जब उसको देखा गया तो उसके सीने पे और पेट पे और पीछे पीठ पे भी सफ़ेद दाग थे, जो मैकुलर लीजन थे। मैकुलर का मतलब जिसको ना जो दबे हुए थे और ना उठे हुए थे, जिनको हम केवल देख सकते हैं, छू के आंख बंद करके महसूस नहीं कर सकते, उसे हम मैकुलर लीजन कहते हैं। कलर चेंज था उसका, यानी सफ़ेद, सफ़ेदी पर लिए हुए थे, हाइपोपिगमेंटेड थे, मल्टीपल थे, मतलब अनेक थे। जब उनका सेंसेशन टेस्ट किया गया तो नॉर्मल था ऑन टच, पेन एंड टेम्परेचर। उनका जेनेटल एग्जामिनेशन किया गया। क्या किया गया? जेनेटल एग्जामिनेशन। तो जेनेटल एग्जामिनेशन में क्या देखा? इरिथमा प्रेजेंट ऑन ग्लांस एंड अंडर सरफेस ऑफ प्रीप्यूस विद कडी डिस्चार्ज। तो जब उसका जो लिंग ओपन किया गया तो देखा गया कि उस पर कड़ी दही जैसा जमा हुआ था। उस पर उसकी जो प्रीप्यूस थी, जो जो खाल थी उसकी, उसमें अंदर से लाली पर लिया हुआ था। अब हमें देखना है कि भाई उसकी क्या बीमारी हो सकती है। इस सब बैकग्राउंड के साथ हमें ये अंदाज़ा लगाना होता है क्या बीमारी होती है, तो हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनानी होती है। तो नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन दिस केस। और हम इस केस में सोचेंगे कि इस मरीज की जो सफ़ेद दाग है वो सफ़ेद दाग किस किस बीमारी में होते हैं और इस मरीज के सफ़ेद दाग क्यों है। सो इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो पहली डायग्नोसिस विटिलाइगो विथ जेनेटल कैंडिडियासिस। अच्छा, इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस से पहले हम इसके इन्वेस्टिगेशन पे थोड़ा विचार करेंगे। तो जब हमने इसके इन्वेस्टिगेशन किए थे तो हमने इसकी स्किन स्किन स्क्रैपिंग, यानी कि जहाँ इसे सफ़ेद दाग थे उसको उसको स्क्रैप किया, उसकी स्लाइड बनाई, कोई और KOH माउंट बनाई, जिसे KOH माउंट कहते हैं। उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें हमें क्या मिला? स्किन स्क्रैपिंग वर टेकन फ्रॉम लीजन्स एंड KOH माउंट वाज मेड एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप शोइंग फिलामेंटस फंगल हाइपी। तो जब हमने उसको सूक्ष्मदर्शी से माइक्रोस्कोप से एग्जामिनेशन किया स्लाइड पे, तो हमें उसे फंडा फिलामेंटस फंगल हाइपी मिले। ये हमने इन्वेस्टिगेशन किया। दूसरा, हमने बुट्स लैंप एग्जामिनेशन। एक बुट्स लैंप होती है जिसमें से नैरो बीम यूवी में निकलती है 311 nm की। अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट बी कितने एनएम की? 311 nm की निकलती है। तो उसे एग्जामिनेशन किया तो बुट्स लैंप एग्जामिनेशन शोड पिंक फ्लोरेसेंट। अब पिंक फ्लोरेसेंट अगर मिल रहा है, इससे क्या प्रूव होता है? प्रूव दैट व्हाइट लीजन वर ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन ऑल्दो ईचिंग वाज नॉट प्रेजेंट। इससे ये सिद्ध होता है कि जो सफ़ेद दाग था उसके वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से था, जबकि उसमें लीचिंग नहीं थी।
तो मोस्ट ऑफ दी फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है, ईचिंग होती है, लेकिन उसमें नहीं थी। और भी इन्वेस्टिगेशन किए, उसकी सीबीसी नॉर्मल थी, ब्लड शुगर उसकी 360 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रैंडम। HbA1c 8.7 थी, नॉर्मल कितनी होती है 5.5%, ये नॉर्मल होती है, तो उसकी HbA1c क्या थी, बड़ी थी। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट विद इन नॉर्मल लिमिट थे। KFT किडनी फंक्शन टेस्ट में देखा कि सीरम क्रिएटिनिन उसका बढ़ा हुआ था 1.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसका मतलब ये हुआ जो उसे डायबिटीज थी उसकी वजह से उसका असर किडनी पे हुआ, और जिसकी वजह से सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया। तो यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसे रूटीनली अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करा लेते रहना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का असर किडनी में पड़ता है और किडनी खराब हो जाती है। ये दो बहुत कॉमन काज हैं किडनी फेल होने के। दूसरा, जब उसका HIV टेस्ट कराया गया तो वो निगेटिव था, और HIV टेस्ट necessary to perform as such type of chronic problem are common in AIDS। इसका HIV परीक्षण इसलिए कराया गया क्योंकि 15 साल से इसके सफ़ेद दाग थे। जब भी ऐसी हिस्ट्री मिलती है कि बहुत लंबी बीमारी हो तो उसका HIV टेस्ट कराना चाहिए। अब हम इन इन्वेस्टिगेशन, इन द लाइट ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशन एंड इन द लाइट ऑफ हिस्ट्री, मरीज ने जो बताया उसके आधार पे, जो उसकी जांचें की गई उसके आधार पे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसे क्या बीमारी हो सकती है। तो पहली बीमारी जो आदमी सोचता है, विटिलिगो विद जेनिटल कैंडिडियासिस, जो उसके लिंग में खुजली थी, बार बार हो रही थी, 3 से 5 साल से बार बार हो रही थी, उसको हम जेनिटल कैंडिडियासिस कहेंगे। ये इसलिए थी क्योंकि उसे डायबिटीज़ थी, डायबिटीज़ की वजह से उसे उसकी इम्यूनिटी कम हो गई थी, जिस वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जेनिटल में, जिसे हम जेनिटल कैंडिडियासिस बोलते हैं। और विटिलिगो के बारे में सोचा तो विटिलिगो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें जब स्क्रैपिंग की गई तो फंगल हाइपी प्रेजेंट था। जब बुट्स लैम्प से देखा गया तो उसमें पिंक फ्लोरेसेंट मिली, इसलिए विटिलिगो नहीं था। विटिलिगो को हम कैंसिल करते हैं। दूसरा, सुपरफिशियल माइकोसिस पिटासिस बर्सिकोलर। अब होता है मालासेजिया फरफर, मालासेजिया फरफर होता है, ये एक फंगस है जिसका स्किन की सुपरफिशियल लेयर में फंगस होता है, और उसी में इस प्रकार के चकत्ते मिल रहे हैं जो आपने डायग्राम में देखे। ये देखिए डायग्राम में इस चकत्ते देखिए, ये बिल्कुल वाइट नहीं है, हल्के से वाइट है, बिल्कुल सफेदी पर लिए नहीं है। तो और इसमें फाइन स्केलिंग मिली है, ईचिंग नहीं है। तो ये क्या है, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन मालासेचिया फरफर, जिसको हम पिटियासिस बर्सिकोलर कहते हैं। पिटियासिस माने फाइन स्केलिंग, इसमें फाइन स्केलिंग होती है, स्केल्स होते हैं, उसे कहते हैं पिटियासिस। बर्सिकोलर माने जो कलर चेंज हो जाता है, यानी नॉर्मल स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, दैट इज भाई, इसी वजह से हम इसको पिटियासिस बर्सिकोलर कहते हैं। बीमारी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ड्यू टू फ्रेगनेंस। तो कई बार लोग अपना जो फ्रेगरेंस स्प्रे करते हैं उसकी वजह से भी स्किन में रिएक्शन हो जाती है, और स्किन में जो इन्फ्लेमेशन होता है, तो स्किन में कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, जब वो ठीक होगा तो या तो काला होगा या सफ़ेद होगा, तो उसे हम कहेंगे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ड्यू टू फ्रेगरेंस। और इसमें क्या होता है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन। तो अगर फ्रेगरेंस की वजह से स्किन में लो ग्रेड की इन्फ्लेमेशन हो गई, सूजन आई, तो उसके बाद जो कलर चेंज होता है उसे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन कहते हैं। तो कई बार उनमें भी सफ़ेद दाग, सफ़ेद सफ़ेद दिखने वाले दाग बन जाते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इन्फ्लेमेटरी वैरायटी ऑफ फंगल इन्फेक्शन, इसे हम टीनिया कार्पोरिस कहते हैं। तो टीनिया कार्पोरिस के जो चकत्ते होते हैं वो किनारों से बढ़ते हैं, लाल रंग के होते हैं, उनमें खुजली बहुत होती है। तो ये ऐसा टीनिया कार्पोरिस वाला फंगल इन्फेक्शन नहीं है। हालांकि कई बार टीनिया कार्पोरिस के चकत्ते बिल्कुल ऐसे ही सफ़ेद होते हैं जैसे इस मरीज में थे, लेकिन चूँकि इसके जो करैक्टर हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो ये टीनिया कार्पोरिस यानी टीनिया कार्पोरिस वाला फंगल इन्फेक्शन नहीं है। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन हमने बताया कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ड्यू टू फ्रेगरेंस की वजह से या किसी भी वजह से कुछ लोग जो अपना बनियान धुलते हैं साबुन में, बनियान धुलते समय जो डिटर्जेंट को सही से नहीं निकालते,
तो डिटर्जेंट जो है वो उस बनियान में रह जाता है। तो जब वो उसको दोबारा पहनते हैं तो डिटर्जेंट जो बनियान में रह जाता है और स्किन की रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन से स्किन में लो ग्रेड का इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा होती है। उसकी वजह से भी पीठ पे, पेट पे, सीने पे, कहीं भी सफ़ेद दाग उसके पड़ सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो वो स्पॉट थोड़े से फेंट होते हैं, उनके मार्जिन्स जो हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते। जैसे इस केस में आप देखें जो इसके किनारे हैं वो वेल डिफाइंड है, मार्जिन्स वेल डिफाइंड है, आप पता कर सकते हो कि ये चकत्ता कहाँ से कहाँ तक है, इसके किनारे साफ दिखाई दे रहे हैं। जबकि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन में मार्जिन्स वेल डिफाइंड होते हैं और कोई ना कोई आपको ऐसी हिस्ट्री मिलेगी। दूसरा हैंसन डिजीज। हैंसन डिजीज में भी यानी कुष्ठ रोग में भी ऐसे ही चकत्ते शरीर में पाए जाते हैं। तो जो डॉक्टर है वो तो समझ लेगा, सही इलाज करेगा, और जो डॉक्टर नहीं है, दूसरी डिग्री के डॉक्टर हैं, एलोपैथी वाले नहीं है, तो वो नहीं समझ पाएगा। तो कई बार हैंसन डिजीज के केस हमारे पास बहुत सारे आते हैं, गलत इलाज करा के आते हैं, लोग पहचान नहीं पाते ये कुष्ठ रोग है, और इस वजह से वो 4-4 साल 5-5 साल बाद आते हैं और बहुत लोगों को फैला चुके होते हैं कुष्ठ रोग, अपने परिवार के लोगों को फैला चुके होते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी बात है हैंसन डिजीज या कुष्ठ रोग में जो चकत्ते होते हैं सफ़ेद तो होते हैं लेकिन वो सुन्न होते हैं, सुन्नापन होता है उसमें, सेंसरी इम्पेयरमेंट होता है। सो देयर इज ए सेंसरी इम्पेयरमेंट फॉर विच मे बी फॉर टच और पेन, टेम्परेचर, तो कहीं ना कहीं उसमें होता है। दूसरा, कुछ डिफॉर्मिटी भी हो सकती हैं, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग केस है, लंबे समय से डायग्नोस नहीं हुआ है, तो उसमें कुछ डिफॉर्मिटी भी होती हैं। तो और फाइनल डायग्नोसिस इसकी कैसे बनाई हम लोगों ने, फाइनल डायग्नोसिस। तो फाइनल डायग्नोसिस हमने हैंसन डिजीज निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? देयर वाज नो सेंसरी और मोटर इम्पेयरमेंट इन द लीजन्स, क्यों लीजन में ना ही सेंसरी इम्पेयरमेंट था ना ही कोई मोटर इम्पेयरमेंट था। मोटर इम्पेयरमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा हाथ है, ये हम जैसे चाहें ऐसे कर लें, चला लें, फ्लेक्स कर लें, कुछ भी कर लें, इस तरीके से कोई मूवमेंट कर लें। अगर ये मूवमेंट नहीं हो रहा है, मूवमेंट होने में कोई दिक्कत है, तो हम उसे कहेंगे मोटर इम्पेयरमेंट। या हमारी आंख बंद नहीं हो रही है, हम आंख बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, कस के कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आंख खुली है, या किसी भी प्रकार का मोटर इम्पेयरमेंट कहते हैं। तो ऐसा मरीज में नहीं था, इसलिए उसको हैंसन डिजीज या कुष्ठ रोग नहीं था। दूसरा होता है पीएलई, दूसरी डिफरेंशियल डायग्नोसिस पीएलई यानी पॉलीमार्फिक लाइट एरप्शन, या जिसे हम फोटो एलर्जी भी कहते हैं। दिस वाज एक्सक्लूडेड एज देयर वाज नो एक्सर्वेशन ऑफ द लीजन्स ऑन सनलाइट एक्सपोजर। तो पीएलई यानी पॉलीमार्फिक लाइट इरप्शन में ऐसे लीजन हो सकते हैं, लेकिन वो लीजन वहीं होते हैं जो अनकवर्ड साइट है, जैसे फेस। और जो कवर्ड साइट है, जैसे इस मरीज में तो पेट पे भी थे, सीने पे भी थे, तो जो कवर्ड साइट जो कपड़ों से ढके रहते हैं, वहाँ पे ये धूप वाले लीजन नहीं होते। धूप वाले लीजन कहाँ मिलेंगे? इन हाथों पे मिलेंगे, चेहरे पे मिलेंगे, कान के पीछे नहीं होंगे, सामने के हिस्से में होंगे। तो जो हिस्सा खुला रहता है जिसपे धूप लगती है उससे होता है। दूसरी बात इसकी पहचान होती है कि जब आप धूप में जाएंगे तो उसमें ईचिंग या चिनचिनाहट होगी। ऐसा नहीं था, इसलिए इसको फोटो एलर्जी यानी पीएलई भी डायग्नोज नहीं की गई, जबकि पीएलई के रीजन बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जो जानता नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएगा, पहचान नहीं पाएगा। सो उस मरीज की चूंकि ब्लड शुगर जो है वो कुछ 300 के आसपास थी, 350, तो इसलिए उसकी हमने सी पेप्टाइड कराई, सुबह फास्टिंग सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड जो हमारा इंसुलिन बनता है शरीर में, इंसुलिन, तो इंसुलिन जब बनेगा तो उसी मात्रा में सी पेप्टाइड रिलीज होती है, सी पेप्टाइड रिलीज होती है। तो सी पेप्टाइड के लेवल से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें कितना इंसुलिन बन रहा है एंडोजीनसली, मनुष्य के शरीर के अंदर कितना इंसुलिन बन रहा है। यदि यदि इंसुलिन बन रहा है तो उसको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होगी, और नहीं बन रहा है या बहुत कम बन रहा है तो उसको जो डायबिटीज होगी वो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होगी। तो सी पेप्टाइड मॉर्निंग में फास्टिंग में इसलिए कराया ताकि ये पता चले, ये तो पता चल ही गया कि इसको डायबिटीज़ है,
लेकिन अब टाइप 2 है कि इसका इलाज, या टाइप 1 है, टाइप 2 है तो इसका इलाज दवाओं से किया जाएगा, टाइप 1 है तो इसका इलाज इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जाएगा, क्योंकि टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं है, ये बहुत ही कम बनता है, और टाइप 2 में इंसुलिन बनता है। तो सी पेप्टाइड से पता चला, क्या पता चला हमें, इसकी सी पेप्टाइड आई, इसकी सी पेप्टाइड की जो वैल्यू थी वो आई 0.6 नैनोग्राम पर एम एल, सजेस्टिंग टाइप 1 डायबिटीज यानी इंसुलिन डिपेंडेंट। तो नॉर्मल वैल्यू इसकी कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है 0.9 से 1.8 नैनोग्राम पर एम एल। तो सी पेप्टाइड की जो नॉर्मल फास्टिंग वैल्यू है वो 0.9 से 1.8 मिलीग्राम नैनोग्राम पर एम एल होती है, और इसकी परसेंट की कितनी है 0.6। इसका मतलब इसको डायबिटीज थी, किस टाइप की, टाइप 1 डायबिटीज। तो इसका इलाज किससे होगा, इंसुलिन से होगा। सो इसकी जो फाइनल डायग्नोसिस थी वो क्या बनी, द फाइनल डायग्नोसिस वाज recurrent pitasis versicolor with balanoposthitis with uncontrolled diabetes mellitus type 1। तो ये इसकी डायग्नोसिस बनी। अब यदि हम इसकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बीमारी जो हमारी रिकरेंट पिटासिस versicolor है वो भी ठीक नहीं होगी, बैलेनोपोस्थाइटिस जिसकी वजह से इसके जननांग में लालीपन आ गई है, खुजली हो रही है, कार्डियक डिस्चार्ज जमा हो रहा है, वो भी ठीक नहीं हुआ। तो इन दोनों बीमारियों को स्थायी रूप से ठीक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ को सही ढंग से कंट्रोल किया जाए, और इसकी जो HbA1c जो थी वो 8.7 थी, कितनी थी 8.7%। तो उसको हमें कहाँ लाना पड़ेगा, बिलो 7%, बिलो 7%, 7 से नीचे लाना पड़ेगा, तब इसकी ये दोनों बीमारियां हमेशा के लिए खत्म होंगी। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या दिया और ट्रीटमेंट का रिजल्ट क्या रहा। तो पेशेंट वाज ट्रीटेड विद कैप्सूल इटोविज 100 मिलीग्राम बीडी फॉर 15 डेज इन ईच मंथ फॉर 3 मंथ। 3 महीने तक, हर 15 दिन तक, महीने के प्रत्येक 15 दिन में कैप्सूल इटोविज जिसमें इट्राकोनाजोल होता है वो सुबह शाम दिया गया, महीने में 15 दिन, 3 महीने तक। एंड टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्लूकोनाजोल क्रीम लैकॉन वाज अप्लाइड। क्रीम कौन सी लगाई, ग्लूकोनाजोल। डायबिटीज वाज कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन। अब डायबिटीज को कंट्रोल किया गया इंसुलिन से, कौन सी रेजिमेन फॉलो करी, बेसल बोलस रेजिमेन बाय ए फिजिशियन। आफ्टर 3 months of the treatment his HbA1c was 6.5% and previously it was 8.7%। तो 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद उसकी जो HbA1c जो पहले 8.7% थी वो कितनी हो गई, वो हो गई 6.5%। और उसके जो वाइट स्पॉट थे जिसको हमने पिटासिस versicolor कहा, और जो उसका बेलेनोपोस्थाइटिस यानी जननांग में जो बार बार खुजली होती थी, जो सफ़ेद दही जैसा जम जाता था, जो डायबिटीज़ की वजह से हो रहा था, तो डायबिटीज़ के कंट्रोल होने से और ये ट्रीटमेंट जो एंटी फंगल हमने चलाई, इस वजह से वो दोनों ही ठीक हो गई हमेशा के लिए। टिल डेट नो रिकरेंस। 3-4 महीने बाद पेशेंट का फॉलोअप किया गया। जून में पेशेंट आया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने तक उसको कोई बीमारी नहीं हुई। अब हमें समझना क्या है कि मरीज ने गलती क्या करी, व्हाट मिस्टेक्स वर कमिटेड बाय द पेशेंट। क्योंकि वीडियो बनाने का यही मतलब है ताकि जो हमारे पेशेंट हैं, जो इसको देखकर सीखना चाहते हैं, वो पेशेंट को बता सकते हैं ये वाली गलती मत करना। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द मिस्टेक्स विच वर कमिटेड बाय द पेशेंट। मरीज के द्वारा जो गलती की गई वो बता। ही डिड नॉट कंसल्टेड डर्मेटोलॉजिस्ट। उसने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं किया। अब डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट की पहचान होनी चाहिए कौन डर्मेटोलॉजिस्ट होगा। तो डर्मेटोलॉजिस्ट इज ए डॉक्टर हु हैज MBBS एंड MD डिग्री इन डर्मेटोलॉजी और DVD। DVD का मतलब होता है डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी एंड वेनेरियल डिसीज। तो जिस डॉक्टर ने MBBS करने के बाद डर्मेटोलॉजी से MD किया हो या DVD किया हो, उसे डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे। वही उसी से स्किन का इलाज कराना चाहिए और किसी से नहीं कराना चाहिए।
जैसा कि इस मरीज ने किया कि वो मेडिकल वाले से इलाज करा रहा था, इसलिए उसको बीमारी को 15 साल हो गए, और उसका किडनी डैमेज हो गया, उसका सीरम क्रिएटिनिन डायबिटीज़ डायग्नोस नहीं हुई, इसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, किडनी डैमेज हुआ, जिसकी भरपाई कैसे पेशेंट करेगा वो जाने। Once he consulted genuine dermatologist, but patient not completed the full treatment course as advised by the doctor, and this is very big fault from the patient side. Many patients do his mistake, do this mistake. बहुत सारे मरीज मिस्टेक करते हैं. That is why recurrence is the result. So for cure of the disease, it is very much important that patients should not leave the treatment without doctor's advice. वो डॉक्टर के पास गया, एमडी डॉक्टर के पास गया, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया, लेकिन उसने उसका कोर्स पूरा नहीं किया, इसलिए इस बीमारी का रिकरेंस हुआ. और ऐसा ही बहुत लोग करते हैं जो शायद गलत करते हैं. ही टुक ट्रीटमेंट फ्रॉम मेडिकल स्टोर विद एडवाइस ऑफ सेल्समैन. उसने मेडिकल स्टोर में जो दवा बेचता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता बीमारी का, जो अथराइज नहीं होता इलाज करने का, उसने उससे इलाज लिया. विच हैज़ नो नॉलेज ऑफ द डिजीज, जिसको बीमारी की नॉलेज नहीं होती. विच मे और मे नॉट बी ए फार्मासिस्ट ओनली, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो फार्मासिस्ट ही हो. बहुत सारे मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं, लाइसेंस लगा लेते हैं, फार्मासिस्ट होता नहीं है, उसको पैसा देते रहते हैं महीने का, तो वो एक लेमैन मानो, बस खाली दवा बेच रहा है. सो दिस इज इलीगल. वो मरीज देखना और उसका दवा लिखना क्या है, इलीगल होता है. मेडिकल सेल्समैन कैन ओनली सेल मेडिसिन. ही हैज neither have qualification or legal right to practice. So who are listening this video should pay attention that he should not consult a qualified, he should consult a qualified dermatologist. Some are fake. कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट फेक होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती है. पता चला उन्होंने एमएससी कर ली, किसी डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडिंग कर ली, अपनी दुकान खोली, और सीएमओ को पैसा दे रहे हैं महीने 4 महीने में, किसी नेता से फ़ोन करवा दिया. ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने बहुत देखे हैं, और सीएमओ से कहने के बावजूद भी वहाँ वो छापा नहीं डालते. सो मेडिकल स्टोर वालों से दवा नहीं लेनी है, हमें सही डॉक्टर के पास जाना है, जो वास्तव में क्वालिफाइड डॉक्टर हो, पूछ पाछ के जाना है, पता करके जाना है. दैट इज वाई हिज डायबिटीज एंड डिजीज could not be diagnosed correctly and could not be treated as per scientific recommendation. It is crucial to control diabetes, otherwise it decreases immunity and prevents cure. और यदि वो योग डॉक्टर के पास जाता तो उसकी डायबिटीज डायग्नोसिस होती, उसके गुर्दे खराब नहीं होते, उसकी दोनों बीमारी ठीक हो जाती, उसका पैसा बर्बाद नहीं जाता, और 10-15 साल जो उसको हो गए बीमारी को सहन करते करते वो भी नहीं करना पड़ता. पेशेंट वाज टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर सफ़ेद दाग. अब वो सफ़ेद दाग का इलाज ले रहा था विटलाइगो, जिसमें कि स्टेरॉइड चलाए जाते हैं, जो स्टेरॉइड ले रहा था. विच एक्सजरबेट वाइट स्पॉट एंड डायबिटीज. स्टेरॉइड क्या करता है कि आपकी जो मांसपेशियों में जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है उसको रोक देता है, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है. मांसपेशियों में जो यूटिलाइजेशन होता है ना ग्लूकोज का, उसको रोक देता है. सो डायबिटीज बढ़ाता है स्टेरॉइड. तो डायबिटीज बढ़ी, किडनी खराब हुई, और वो बीमारी ठीक नहीं हुई. किडनी खराब हुई इस बात से पता चलता है उसका सीरम क्रिएटिनिन कितना हो गया, 1.8. सो रॉन्ग ट्रीटमेंट बाय रॉन्ग डॉक्टर इज डैमेजिंग. गलत इलाज गलत डॉक्टर के द्वारा क्या है, डैमेजिंग, आपको बर्बाद कर देगा, आपकी जान, आप ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे जिससे आपकी जान चली जाएगी. अब आप सोचो हमें किससे इलाज कराना है, कौन सी गलती करनी है, नहीं करनी है. डॉक्टर की बात मानना चाहिए, मानो या ना मानो ये आपकी. तो इस वीडियो से क्या निष्कर्ष निकलता है, सही डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर जो जांच बताए वो ज़रूर कराएं. यदि इस मरीज़ की जांच नहीं कराई जाती तो ये कभी पता नहीं चलता कि इसके स्पॉट क्यों हैं, और ना ही सही डायग्नोसिस बन पाती, ना ही सही इलाज होता. तो जब कोई डॉक्टर किसी मरीज़ को जांचें लिखता है तो कई बार मरीज़ कन्फ्यूजन में होता है कि अरे भाई डॉक्टर का तो कोई रिलेशन होगा, संबंध होगा, कोई कमीशन होगा. तो इस प्रकार की बातें ना सोचें, क्योंकि जाँचें बहुत ज़रूरी होती हैं, और बगैर जाँचों के बहुत बीमारियाँ पता नहीं चलती, और सही इलाज नहीं हो सकता. अच्छा, लास्ट, इफ एनीवन हैव एनी स्किन डिजीज प्लीज कॉन्टेक्ट मी. यदि कोई किसी का बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, लंबे समय से बीमारी है, बार बार इलाज करा के हताश से निराश हो गया है, तो मुझसे राय ले सकता है यदि उसे उचित लगता है. और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि आई एम डॉक्टर SP सिंह.
MBBS and MD in dermatology, senior consultant dermatologist, bypass road Bareilly. My mobile number is written here. So यदि कोई बहुत कष्ट में है, इलाज करा के हताश निराश हो गया, तो वो कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है, कॉल कर सकता है। तो इसके साथ ही आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा, आप योग्य डॉक्टर से इलाज कराएंगे और आपकी बीमारी का इलाज ठीक से हो पाएगा। और आपका जो ये डैमेजिंग इफेक्ट, जैसा कि इस मरीज में किडनी डैमेज हो गया, 15 साल से बीमारी हुई, बीमारी और बड़ी, स्टेरॉयड उसने खाया बहुत लंबे समय तक, जबकि उसका ट्रीटमेंट कुछ और था, कुछ और ट्रीटमेंट दिया गया, कुछ मरीज की गलती रही। और डॉक्टर्स तो कोई भी हो, वैसे डॉक्टर्स तो यही प्रयास करेगा मैं सही इलाज दूँ, जब उन्हें ज्ञान ही नहीं है तो कहाँ से सही इलाज देंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, यदि आपको कोई बीमारी है आप सही डॉक्टर के पास जाएं। इसीलिए हमारी भारत सरकार ने नियम बना रखे हैं कि कौन डॉक्टर, किसे हम डॉक्टर कहेंगे। तो जिसके पास डिग्री होगी, जो सरकार के बनाए हुए नियमों के अनुसार स्टडी करेगा, डिग्री लेगा, एग्जाम पास करेगा, वो डॉक्टर होगा, उसी को दिखाना है। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन करिए, जिससे कोई भी ऐसी वीडियो बने तो जिससे उसका लाभ आप सभी लोगों को मिल सके। थैंक यू।